नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको देंगे वो आंकड़ा कि कोरोना का आंकड़ा है क्या, जान लीजिए आप। उत्तराखंड में संख्या बढ़ गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, वो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक और पॉजिटिव केस मिल गया है और देहरादून से पॉजिटिव केस मिला है। एक महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना की पॉजिटिव मिली है, उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो प्रवासी उत्तराखंडी, प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, साथ में कोरोना लेकर आ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव मिली है। वसंत विहार इलाके के रहने वाले ये महिला बताए जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित मिली है। और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है, तो संख्या में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ लगातार शिकायतें भी हैं कि कम रिपोर्ट्स रोजाना आ रहे हैं, तो जो टेस्टिंग है उसका दायरा बहुत छोटा है, उसको बड़ा करने की जरूरत है। और अब केसेस लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है इनके बारे में तो आप बताइए दर्शकों को, साथ ही साथ इस वक्त का जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस और क्या स्थिति है प्रदेश की कोरोना से, वो भी आप दर्शकों के सामने रख दें। जी राजीव, देखिए अभी अभी एक नया पॉजिटिव केस जो है कोरोना का आया है। पूरे प्रदेश की जो आंकड़ा है वो 93 हो गया है और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या भी जो बढ़कर है वो 42 हो गई है। 51 लोग जो है ठीक हो चले हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है वो प्रवासियों के द्वारा ही ये चिंताएं बढ़ाई जा रही हैं। जो भी लोग अन्य राज्यों से यहाँ पर वापस लौट रहे हैं उसके बाद ही जो है यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि आपने भी शुरुआत की कि अब जो प्रतीक्षा में सैंपल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी की मैं अगर बात करूं तो 951 ऐसे सैंपल हैं जो प्रतीक्षा में, यानी कि 1000 सैंपल के करीब हम जाने वाले हैं जिनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। और जब से मार्च 15 से ये कोरोना शुरू हुआ, यहाँ पर पहला केस आया था, उसके बाद आज का जो दिन है वो दिन ऐसा है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वेटिंग में ये संख्या पहुँची है। तो ऐसे में जहाँ पर सैंपलिंग तो हो रही है लेकिन अगर वक्त से ये रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तो ये चिंताजनक हो सकता है और आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें जो है और ज़्यादा घबराने वाली हो सकती हैं, क्योंकि लोगों की रिपोर्ट जो ली गई है इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो होम क्वारंटीन हैं। और ऐसे में अगर कोई भी चूक हुई तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो जो इस संक्रमण है ये कम्युनिटी में जा सकता है। तो इसको देखते हुए लगातार जो प्रशासन की जो सैंपलिंग है उसकी रिपोर्ट जो है बराबर जो है आनी चाहिए। अगर इस एक तरीके से जो 1000 तक अगर ऐसी संख्या पहुंच जाए तो इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही कम्युनिटी ट्रांसफर की ओर धकेल सकती है उत्तराखंड को। आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर पर मैं आपके पास आ रहा हूं। तो आंकड़ा चिंताजनक 93 पहुंच गया है। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन की गतिविधियां शुरू नहीं हो सकती हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही प्रदेश सरकार सर्विस सेक्टर के लिए कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी कर रही थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र के सामने कुछ मांगे रखी थी जिनकी राज्य सरकार को अनुमति नहीं मिली। उत्तराखंड की आर्थिकी में धार्मिक पर्यटन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने पर भी विचार हो रहा था। इसके साथ ही राज्य में करीब 2.5 लाख एमएसएमई उद्योग हैं जिनसे कई लाख लोगों को रोजगार मिलता है उत्तराखंड में, और इन्हें राहत देने के लिए विचार करने की मांग भी की गई। हालांकि सरकार को अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार मिलने से कोरोना रोकथाम में मदद मिलेगी। और संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, बहुत सारी अपेक्षाएं थी केंद्र सरकार से कि रियायत मिलेगी, खासतौर पर जो धार्मिक पर्यटन है वो एक इनकम का बड़ा सोर्स है, आबकारी भी है लेकिन धार्मिक पर्यटन भी है और टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसे में अब बाहर के लोग तो नहीं आ सकेंगे लेकिन राज्य के पास भी तो कुछ विशेषाधिकार हैं। तो क्या उत्तराखंड के ही लोग जो ग्रीन जोन में हैं वो जा सकते हैं? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देहरादून और हरिद्वार की जो ऑरेंज और ग्रीन में बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो ग्रीन में है वो ऑरेंज में है या रेड में कर रखा है। वैसे में क्या ये जो रंग है, ये जो कलर है बदलेगा? क्या देहरादून का कलर बदल सकता है, रेड या ऑरेंज में आ सकता है? बिल्कुल राजीव, आपने बहुत सही बात की है कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज में जो उत्तराखंड के ज़िले बांटे गए हैं
उसमें लगातार एक बात सामने आती है और लोग भी ये कहते हैं कि उधम सिंह नगर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीजों की तादाद पहुँच रही है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार एक ऐसा ज़िला हो गया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। 7 पेशेंट थे यहाँ पर और 7 के साथ जो है क्योर्ड हो गए हैं। तो ऐसे में और जो देहरादून है, देहरादून में उत्तराखंड राज्य की सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि देहरादून को ऑरेंज में रखा गया है। तो इससे पहले जब हम लगातार प्रशासन से ये सवाल कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि इस पर जो अधिकार है वो केंद्र का है कि केंद्र किस तरीके से अपने मानकों के अनुसार इन ज़िलों को रंग देगा। लेकिन अब एक नई बात ये है कि 2 चीज़ें राज्य सरकार को मिली हैं। एक तो जो जोन है वो जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में जो रखना है वो सरकार के अधिकार में होगा। सरकार यहाँ पर पेशेंट, साथ ही मॉर्टेलिटी रेट और इसके साथ ही जो रिकवरी रेट है इसको देखते हुए ये फैसला खुद ले सकती है। इसके अलावा जो आप देखना होगा कि जो रंग है उनमें बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो जो है काफ़ी बदली है, लेकिन जो रंगों में बदलाव था वो नहीं किया गया। पहले ही जो है नैनीताल और देहरादून को ऑरेंज में किया गया था, तो ये यथावत ही है। हरिद्वार रेड में था, उसको भी अभी तक रेड से हटाया नहीं गया है। हालांकि इंतज़ार है कि किस तरीके से अब प्रशासन जो है इस पर आगे की कार्रवाई करता है। इसके साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात करें संख्या की बढ़ने की, तो इस पे तो अधिकार मिला ही है। साथ ही साथ जो यातायात है, अगर आप अपने प्रदेश के भीतर किस तरीके से यातायात को सुचारू करना चाहते हैं, उस पर भी जो है इस समय राज्य सरकार को इसका अधिकार मिल गया है। यानी कि सरकार के जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो बढ़ने की संभावना है, इन सब पर मंथन करके यहाँ पर अपने हिसाब से जो यातायात है उसको भी सुचारू कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से ये मांग की थी कि जो यहाँ पर पर्यटन है उसको जो है अनुमन्य करने की जो अनुमति वहाँ से मांगी गई थी, उस पर जो है फिलहाल वहाँ से कोई भी इस तरीके की अनुमति नहीं मिल पाई। इसमें महत्वपूर्ण था कि अगर हम गढ़वाल मंडल की ही बात करें तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा है, इसके साथ में औली है, हर्षिल है, तमाम ऐसे चोपता ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर जो है कुछ यात्रा को अनुमन्य करने की जो है मांग की गई थी। इसके साथ ही अगर हम कुमाऊं की बात करें तो वहाँ पर भी तमाम चीज़ें हैं। अगर नैनीताल ऑरेंज ज़िले को हम ऑरेंज जोन को छोड़ दें, क्योंकि ग्रीन जोन में ही ये रियायत देने की बात जो है मांग जो है केंद्र सरकार से की गई थी, तो वहाँ पर जो है तमाम चीज़ें हैं। वहाँ के जो तमाम पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों पर भी जो है छूट नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में 2 ही अधिकार अभी राज्य सरकार के पास हैं। तो या तो यातायात को अपने जो हिसाब से विस्तृत सुचारू कर गाइडलाइंस सकते है हैं क्या और वो उसके राज्य हिसाब से सरकार जिस ने हिसाब जारी से कर दी हर है या एक जारी जिले करेगी में, अभी कि जो रियायत है लॉकडाउन 4.0 में किस क्षेत्र को कितनी रियायत, ग्रीन ऑरेंज जोन में क्या रियायत किस तरह की मिलेगी, जो औद्योगिक सेक्टर है, जो उद्योग है वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो पर्यटन है क्या वो शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी राजीव, देखिए राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए अभी इस तरीके की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ जो प्रशासन का कहना है, तो प्रशासन कहना है कि जो स्थिति है पहले की वही यथावत बनी रहेगी। जैसे 7 से 7 बजे तक की जो बात केंद्र ने की है, तो यहाँ पर अभी 7 बजे से 4 बजे तक ही जो है छूट दी गई है। तो अभी ये 4 बजे तक ही रखा गया है। आज ये देखना होगा कि क्या इस पर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। रंगों में बदलाव संभव है। जो उत्तराखंड में बहुत सारे जो उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, देहरादून है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों तक भी कोरोना पहुंचा है, तो वहाँ पर किस तरीके से क्या ग्रीन को ऑरेंज किया जाएगा, जो इस समय ऑरेंज है उनको रेड किया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था है बननी है, इस पर भी जो है विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जो लॉकडाउन 4.0 है उसमें जो यथावत व्यवस्थाएं चल रही थी वही व्यवस्थाएं लगातार अभी चलती रहेंगी। थर्ड फेज में जो रियायतें मिल रही थी फिलहाल तो अभी वही आगे बढ़ रही हैं। अब आज हो सकता है कि त्रिवेंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करें और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से रियायतें आगे बढ़ेंगी। आपका रवि तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और ये भी हो सकता है कि देहरादून का जो इस वक्त वो ऑरेंज में है तो कलर बदल जाए, क्योंकि एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा हैं देहरादून में। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में चौथे चरण का लॉकडाउन 14 दिन रहेगा। अब राज्य सरकारें ही ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे और 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग बाहर निकलने पर उनकी रोक रहेगी। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत फिलहाल नहीं दी जाएगी। हॉटस्पॉट एरियाज में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा,
सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी रहेगी और उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये प्रस्ताव जरूर रखा था, ये मांग जरूर की थी कि वो आवासीय विद्यालय खोलना चाहते हैं ग्रीन जोन में, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं मिली है, पर्यटन की इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन बहुत सारे अधिकार मिले हैं राज्य सरकार को अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के, अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के। वैसे में जो गाइडलाइंस जारी होंगी अब राज्य सरकार की कि वो 4.0 को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिशा और दशा तय करेगा कि प्रदेश के आर्थिक स्थिति किस ओर आगे बढ़ रही है और विजन क्या है। साथ ही साथ जहां से एक्टिव केसेस हैं वहां पर क्या अब जोन जो है बदलेंगे, जोन के कलर बदलेंगे। खबर अब आपको देते हैं चमोली से, जहां पर भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुल गए हैं। सुबह 5 बजे भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए गए, पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए हैं और मंदिर में महाभिषेक का पाठ भी किया गया। खबर चमोली से आपको दे रहे हैं, कपाट खोल दिए गए हैं भगवान रुद्रनाथ के और कपाट खुलने के साथ ही वहां पर पूजा अर्चना भी हुई है, महाभिषेक किया गया है, महाभिषेक का पाठ किया गया है। तो ये वो वक्त है जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं और प्रदेश सरकार यही चाहती है कि चूंकि ये ग्रीन जोन में है, वैसे में वहां पर पर्यटन की इजाज़त मिले। लेकिन अब राज्य सरकार क्या तय करती है, देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार क्या उत्तराखंड के उन हिस्सों जो कि ग्रीन जोन में है वहाँ के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करे। उत्तराखंड के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना, आशंका जताई है कि गर्मी से राहत मिल सकती है, बारिश हो सकती है। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है। इन जगहों पर बारिश हो सकती है, इन जिलों में बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, संभावना जाहिर की है कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो दर्शकों को बताएं। ये देखिए, अभी राज्य मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान जताया है और जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, जनपद हैं, उसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ जो निचले मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर ओलावृष्टि और तेज तूफान चलने की आशंका व्यक्त की है। और आगामी 5 दिनों तक मौसम विभाग ने पूरे राज्य में एहतियात बरतते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ पूरे राज्य में तेज हवाएं और तूफान जैसी स्थिति रहेगी। और साथ ही साथ अगले 5 दिनों तक के लिए मौसम विभाग ने तमाम हिदायत निर्देश देते हुए सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी से लगातार तेज तूफान की आशंका जताई जा रही है कि जिसकी चपेट में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों का भी एक असर पड़ सकता है, तो उस लिहाज से भी ये मौसम विभाग की चेतावनी बहुत गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से तूफान की आशंका ये जताई जा रही है कि 3 राज्यों पर उसका असर देखा जाएगा, जिसके चलते उत्तराखंड में भी मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें ऊपरी पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा और निचले इलाके यानी खासकर जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी जनपद है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल के साथ साथ जो अन्य इलाके हैं उनमें तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पूर्वानुमान है कि भारी बारिश हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में ओलावृष्टि और तेज आंधी आ सकती है। खबर अब नैनीताल से, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई नैनीताल में। ये खबर आपको दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आग लगी, अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके बाद वो धू कर चलने लगा। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और आग लगने की वजह से बिजली आपूर्ति फिलहाल ठप है। कब तक सुचारू होगा? बिजली महकमा वहां पर काम कर रहा है, बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर हैं।
खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर जंगल से 6 शिकारी पकड़े गए। पिथौरागढ़ में 6 शिकारी पकड़े गए अवैध हथियारों के साथ। वन विभाग ने इनको पकड़ा है। 6 शिकारी पकड़े गए। लॉकडाउन के दरमियान जंगल में ये लोग शिकार कर रहे हैं। अवैध हथियारों के साथ वन विभाग ने इन्हें पकड़ा है। मुनस्यारी के काला मुनि के जंगल का ये मामला है, जहां से 6 शिकारी पकड़े गए हैं और जो दुर्लभ वन्य जीव हैं उनका शिकार करने के लिए ये जंगल में गए हुए थे। लेकिन इस बीच में मुस्तैदी वन विभाग की कि इनको पकड़ लिया गया है। 6 शिकारी पकड़े गए हैं जंगल से। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने का काम जारी है और इसी क्रम में अहमदाबाद से 1400 प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन लालकुआं जंक्शन पर पहुंची, जिसमें अल्मोड़ा के 128, नैनीताल के 24, बागेश्वर के 226, उधम सिंह नगर के 44, पिथौरागढ़ के 774, चंपावत के 194, चमोली का 1 व्यक्ति, देहरादून के 2 व्यक्ति तो पौड़ी गढ़वाल के 7 प्रवासी मौजूद थे। प्रवासियों के लालकुआं जंक्शन पर पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रवासियों ने राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। घर वापसी से लोग खुश दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ये पहल काफी अच्छी है। हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है मसूरी से, जहां पर युवक ने पड़ोसी की हत्या कर दी है। मसूरी में एक युवक ने अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग की इस युवक ने पीट कर हत्या की है। मसूरी से ये खबर आपको दे रहे हैं। युवक ने पड़ोसी की हत्या की है और 70 साल के बुजुर्ग पड़ोसी को पीट कर इस युवक ने मार डाला है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर मसूरी से मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के बिल्कुल पास का ये मामला है, जहां पर एक युवक ने अपने पड़ोसी, जिनकी उम्र 70 साल के करीब बताए जा रहे हैं, उनका कत्ल कर दिया। पौड़ी प्रशासन अब नियमों को लेकर और सख्त हो गया है। क्वारंटीन किए जाने के बाद भी अगर अब लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। दरअसल पौड़ी में एक और कोरोना का पॉजिटिव केस आने के बाद डीएम ने नियमों में और ज्यादा सख्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने प्रवासियों को हिदायत दी है कि अगर क्वारंटीन की समय सीमा का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रवासियों के क्वारंटीन होने के बावजूद भी मॉर्निंग वॉक और अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में घूमने की शिकायतें इनकी मिल रही थी। आज हम लोगों ने भी लेटर जारी करवाया है सबको कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं अभी कुछ दिनों पहले और जिनको होम क्वारंटाइन किए हैं या फिर स्कूलों में जिनको क्वारंटाइन किया है, उन लोगों को अक्षरशः जो है इन नियमों का पालन करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोगों ने नंबर्स वगैरह जारी कर रखे हैं कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसमें तत्काल सूचना दे दें। काशीपुर में एक दिन में 4 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं और पॉजिटिव केसेस मिलने से काशीपुर में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर और काशीपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद शनिवार शाम तक जसपुर में 2 और कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले थे। बताया जा रहा है कि जसपुर में कोरोना पॉजिटिव ये दोनों युवक 15 मई को मुंबई से आए थे। एक युवक मुंबई में ट्रक ड्राइवर है जो बिना चेकअप करवाए नई बस्ती में मौजूद अपने घर में आ गया था, तो वही दूसरा युवक मुंबई में सैलून में काम करता था और स्क्रीनिंग के बाद गांव में ही क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों की जांच के लिए सैंपल लैब भेजे तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 40-45 लोग आए थे, जिसमें से हमने 30 लोगों के सैंपल लिए थे और 30 में से हमको 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ये सब लोग जो पॉजिटिव मिले हैं 2 लोग, ये मुंबई से आए हैं और बार्बर का काम करते हैं। एक जो है यहाँ आने से पहले अपने घर में भी गए हैं और रास्ते में भी ट्रैवल किया है, तो इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमको तलाश करनी पड़ेगी और यहाँ भी देखना पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद किस किस के संपर्क में आए हैं। फिलहाल दोनों लोग क्वारंटाइन हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे के भीतर, बीते 24 घंटे के भीतर 5,242 केसेस सामने आए हैं। तो ये देश का इस वक्त का कोरोना का अपडेट भी है। बड़ी खबर है, 5,242 केसेस सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 157 लोगों की देश में मौत हो गई है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गए हैं, यानी कि 1 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है और 24 घंटे के भीतर ही 5,000 से ज्यादा केस आए हैं। तो हो सकता है कि कल तक ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाए। कोरोना से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो गई है देश में। खबर बहुत बड़ी है, 96,169 केसेस देश में हो गए हैं और 24 घंटे में 5,242 नए केस सामने आए। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण भी खत्म हो गया है। चौथे चरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी सही से पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और उन्होंने खटीमा तहसील से सब्जी की दुकानों को तराई बीज निगम के मैदान में शिफ्ट किया गया है। खटीमा सब्जी मंडी सक्रिय होने की वजह से लोगों के बीच में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में ये शिफ्टिंग हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी को देखते हुए जो है वहाँ से जो जिनकी परमानेंट दुकान है, भीड़ अत्यधिक हो जाती है और भीड़ को हटाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए जो है सब्जी मंडी को जो है तराई निगम कंजाबाग चौराहे के समीप जो है स्थापित किया जाएगा, जिससे कि भीड़ नहीं लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर अब प्रशासन और भी अलर्ट हो गया है। भोपाल से आए एक युवक को खांसी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। इतना ही नहीं, संदिग्ध युवक के मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर वो युवक है और दूसरे ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसमें इस तरह के सिम्टम्स है, वो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक अपने साथियों के साथ भोपाल से किसी निजी वाहन से जिला यहाँ पहुंचा था, श्रीनगर पहुंचा था और इन युवकों को जिले की सीमा पर ही पुलिस ने रोक लिया और जांच में संदिग्ध पाए जाने पर युवक को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। टिहरी में जॉलीग्रांट अस्पताल प्रबंधन का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। पहले भी अस्पताल प्रबंधन अपने कारनामों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बड़ा विचित्र है। कंडी सौड़ के डांग से एक व्यक्ति दर्द से तड़प रही अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना के डर से बहाना बनाकर मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया और उसे हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। कई घंटों तक दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को इलाज नहीं दिया गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस और जिला अस्पताल अधीक्षक मौके पर पहुंचे और किसी तरह अस्पताल प्रबंधन को मनाकर मरीज को भर्ती करवाया। प्रेग्नेंट लेडी आई हैं, उनके हस्बैंड 3 मई को दिल्ली से आए थे, जब 14वां दिन है उनका क्वारंटाइन का। उनके वाइफ को काफ़ी दिक्कत हुई है, तो वो यहाँ लेके आए थे। हस्बैंड बाहर ही थे, बट पेशेंट जब अंदर गया तो दिक्कत ये शुरू हुई कि हस्बैंड क्वारंटाइन में था, साथ में आया, इसलिए डिलीवरी यहाँ नहीं होगी। तो मेरे द्वारा समझाने की कोशिश भी की गई, बट डॉक्टर्स पहले नहीं मान रहे थे। अब थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करने के बाद अब तैयार हुए हैं कि ठीक है डिलीवरी यहीं होगी। मैंने इनको पहले भी बोला था कि डिलीवरी भी यहीं होनी है, पूरे प्रॉपर पीपी किट के साथ आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। बागेश्वर में अन्य राज्यों के बाहरी मजदूरों की अपने घर न जा पाने की समस्या को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और 60 बाहरी मजदूरों की लिस्टिंग करके पंजीकरण अनुसार उत्तराखंड रोडवेज की 4 बसों से उनके घरों को रवाना किया गया। ये कामगार मजदूर लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों से बागेश्वर में फंसे हुए थे।
चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।